वेलकम टू ज़ीराज ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सीरीज़ है ये चल रही है वर्ब के ऊपर, और इसमें जो है पहला हम कर चुके हैं पहला पार्ट, और ये दूसरा पार्ट है जो कि है वर्ब कैटेगरीज़ पे। अब वर्ब कैटेगरीज़ के अंदर हमने जो डिस्कस करना है इस वीडियो में वो है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड डाइट्रांजिटिव वर्ब्स, एक्टिव वर्सेस पैसिव वॉइस, लिंकिंग या जिनको कहा जाता है कॉपुलर वर्ब्स, एंड रेगुलर वर्सेस इरेगुलर वर्ब्स। तो ये हम सारा कुछ जो है वो इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। Verb categories introduction. Now, what is the criteria for these categories या classification of verb into these categories? तो उसमें देखेंगे aside from the different types, verbs also come in different categories. Dynamic, stative and auxiliary verbs all make up the categories below. तो ये जो different types हमने डिस्कस की हैं पिछली वीडियो में, डायनामिक, स्टेटिव एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो ये सारी जो है ये फिर डिफरेंट कैटेगरीज में अगेन क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं और क्लासिफाई की जाती हैं। जिस तरह ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव, एक्टिव वर्सेस पैसिव वॉइस, लिंकिंग वर्ब्स और रेगुलर वर्सेस इरेगुलर वर्ब्स। तो ये सारा जो है वो डिफरेंट इनकी कैटेगरीज आगे आ रही हैं। Transitive, intransitive and ditransitive. Transitive, intransitive and ditransitive refer to how a verb acts with direct and indirect objects. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को भी हम यहीं पे डिफाइन करेंगे। लेकिन क्या मतलब है जी कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव जो वर्ब्स हैं वो बेसिकली इस बेसिस पे ये नाम इनको मिले हैं वर्ब्स को कि वो किस तरह से वर्ब एक्ट कर रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ। A direct object is the person or thing that the action happens to, while an indirect object is the person or thing that receives the direct object. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जी जिस पे एक्शन किया जाता है या जिसके साथ एक्शन होता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो शख्स या चीज़ है जो उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के फिर जो है वो एक्शन को रिसीव करता है या एक्शन को सेकंड हैंड में रिसीव करता है उसके बाद। ठीक है, जिस तरह बिलाल थ्रू द बॉल टू असलम, इसमें देखें कि बिलाल ने असलम की तरफ फेंकी क्या चीज़, बॉल। तो इसमें जो देखें नीचे लिखा हुआ इन दिस एग्जांपल द सब्जेक्ट इज़ बिलाल एंड द वर्ब इज़ थ्रू। तो सब्जेक्ट का हमें पता है वो बिलाल है, ठीक है, जो डूअर ऑफ एक्शन है यहाँ पे, एंड वर्ब इज़ थ्रू। तो इसको थ्रू पढ़ते हैं, थ्रू नहीं, साथ साथ में प्रोनाउंसिएशन भी आपको जो है वो बताऊंगा, और इंशाल्लाह इसमें जो है वो जो भी बारीकियाँ होंगी, डिफरेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो वाइल लर्निंग अदर कॉन्सेप्ट्स, तो वो भी मैं साथ साथ शेयर करूँगा। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द बॉल बिकॉज दैट इज़ वॉट वॉज थ्रोन। तो एक्शन किस पर हो रहा है जी, बेसिक या मेनली जो एक्शन हो रहा है वो बॉल पर हो रहा है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगी बॉल जिस पर एक्शन हो रहा है। बिलाल डिड द एक्शन टू द बॉल, तो बिलाल ने एक्शन किया है बॉल के ऊपर, इस वजह से बिलाल सब्जेक्ट है डोर ऑफ एक्शन, और बॉल जो है वो रिसीवर ऑफ एक्शन है, और इस वजह से वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज असलम बिकॉज ही रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द बॉल। तो जिसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जा रहा है या वो फर्दर जो जिस एक्शन में वो फिर आगे जाके पहुंचता है किसी के पास, तो वो क्या है, वो शख्स या चीज़ क्या कहलाती है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है या कहलाती है अगर शख्स है और चीज़ है। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जी कि जिस पे डायरेक्टली मेनली जो एक्शन हो रहा होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जिस पे इनडायरेक्टली एक्शन हो रहा होगा या वो इनडायरेक्टली एक चीज़ जा रही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, तो फिर उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। Verbs that don't use either a direct or indirect object are called intransitive. These verbs are complete actions by themselves. तो ये वो verbs हैं जिनको ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और इनट्रांजिटिव वो वर्ब्स हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो इधर अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो दोनों उसमें आ जाते हैं, ना डायरेक्ट की ज़रूरत है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। इसमें देखिए गो, वॉक, रन, टॉक, सिट, स्लीप, वर्क। Verbs that use a direct object but not an indirect object are called
ट्रांजिटिव। जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है या वो यूज़ करती हैं वर्ब्स लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं करती, तो उनको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। दे डोंट ऑलवेज नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बट दे हैव द ऑप्शन। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो कर ही नहीं सकती, लेकिन वो करती नहीं है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, उनके पास ऑप्शन ज़रूर है, उनके पास ये जो है चॉइस ज़रूर है कि वो ये कर सकती है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स। एग्जांपल्स इसकी देखें जी, ट्रांजिटिव की क्या है, क्लीन, लाइक, लव, डिसलाइक, हेट, वांट, लर्न, डिज़र्व, से। तो ये सारी जो वर्ब्स हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बग़ैर, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बग़ैर भी क्या होता है कि ये मीनिंग कन्वे करती हैं, लेकिन अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करना भी चाहें इस्तेमाल तो ये कर सकती हैं। नेक्स्ट है डायट्रांजिटिव एंड एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब्स। वर्ब्स दैट यूज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड डायट्रांजिटिव। जिन वो वाली वर्ब्स जो दोनों को इस्तेमाल करती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को भी, वो डायट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। They don't always need an indirect object, but they have the option. Now here, in case of ditransitive verbs, we have the option. ठीक है, देखिए इसमें अब ऑप्शन इसमें भी है और जो है वो ट्रांजिटिव में भी है, लेकिन ट्रांजिटिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वो यूज़ करना चाहें तो कर सकती हैं वर्ब्स, मतलब उनमें उनके साथ हम कर सकते हैं इस्तेमाल। लेकिन डायट्रांजिटिव में क्या है कि डायट्रांजिटिव में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए उनके पास ऑप्शन है, और ट्रांजिटिव में उनके पास जो वर्ब्स हैं उनके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ऑप्शन है। ठीक है, एग्जांपल्स में देखें, थ्रो, मेक, बाय, सेल, रीड, गिव, लेंड, ब्रिंग। तो ये सारी जो हैं ये डाई ट्रांजिटिव हैं। दे कैन बोथ बिहेव एज क्या कहते हैं, सॉरी डाई ट्रांजिटिव, और दीज वर्ब्स कैन हैव बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स. Just as a verb can be either dynamic or stative depending on the meaning, a verb can sometimes act transitive while at other times act intransitive. These are known as ambitransitive. For example, if you ask someone if they are hungry, they might respond, "No, I already ate." That is intransitive. और अगर हम transitive की मिसाल देखें, "No, I already ate a sandwich." तो जिस तरह एक verb dynamic या stative हो सकती है अपने मतलब की बेस पर, इसी तरह एक verb जो है वो कभी ट्रांजिटिव एक्ट कर सकती है और कभी इंट्रांजिटिव। अब देखिए इन वर्ब्स को, दोज वर्ब्स दैट कैन बोथ बिहेव एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो दीज वर्ब्स आर कॉल्ड एम्बी ट्रांजिटिव। मतलब ये दोनों तरह से जो है वो बिहेव कर सकते हैं, और एम्बी मीन्स बोथ। और वैसे भी जिस तरह और वर्ड्स भी हैं जी, एम्बी डेक्स्ट्रस एक वर्ड होता है कि जो दोनों हाथों के साथ कोई काम कर सकता हो शख्स। ठीक है, जिस तरह अगर कोई शख्स दोनों हाथों से लिख सकता है तो हम कहते हैं ही इज़ एम्बी डेक्स्ट्रस। तो ये चीज़ें इस तरह की जी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, एम्बीवेलेंट है और इस तरह के वर्ड्स हैं काफ़ी सारे, यू कैन सर्च फॉर देम योरसेल्फ। लेकिन ऐसा है कि ये एम्बी मीन्स बोथ। ये मैं साथ आपको प्रीफिक्स बता रहा हूँ कि किस तरह इसका मीनिंग जो है वो ऐड होता है मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आस्क समवन इफ़ दे आर हंग्री दे माइट रिस्पॉन्ड। अगर आप किसी को पूछते हैं कि क्या आपको भूख लगी है, तो वो फिर कहते हैं कि नो आई ऑलरेडी एट। अगर वो कहते हैं नो आई ऑलरेडी एट, इट मीन्स कि यहाँ पे एट के या ईट के बाद देखें कि हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद, इंट्रांजिटिव है, तो इस वर्ब को ज़रूरत यहाँ पे नहीं है या उसने इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे एग्जांपल में देखें, नो आई ऑलरेडी एट अ सैंडविच। सो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो उसके तौर पे बिहेव कर रही है। क्यों? क्योंकि एट के बाद हमने सैंडविच लगाया जो कि ऑब्जेक्ट है। तो ये जो वर्ब्स होती हैं जो दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं, ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव, वो कहलाती हैं एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब्स। एक्टिव वर्सेस पैसिव वॉइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी, और स्पेशली जो 9th क्लास और फर्स्ट ईयर और इसी तरह आगे भी ये चल के रिपीट होता है बार बार, एक्टिव वर्सेस पैसिव वॉइस. In English, the standard format where the subject performs action is known as the active voice. However, you can switch around your words to make the direct or indirect objects the subject of the sentence, known as the passive voice. You can make a verb passive by adding a conjugated verb form of be in front of its past participle. तो इंग्लिश में जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहाँ पे सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जब एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है
सब्जेक्ट पर जब हम इन दोनों को चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, स्वैप, व्हेन वी स्वैप द प्लेसेस या एक्सचेंज द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, तो तब जो है उसको फिर हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और इसमें ये होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, बेसिकली ये बात है इसमें, तो वो फिर पैसिव वॉइस बन जाती है। अब हम कैसे एक वर्ब को पैसिव बना सकते हैं? हम एक वर्ब को पैसिव बना सकते हैं बाय एडिंग अ कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ बी। बी की एक चेंज्ड फॉर्म, जो बी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनमें से कोई एक फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं उसके पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है जी, या सेकंड फॉर्म के साथ। तो देखें कि किस तरह आप एक वर्ब को पैसिव बनाने के लिए हम उसकी थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल जो है वो फिर थर्ड फॉर्म होती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं आईएनजी फॉर्म को। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल जब हम करते हैं एक वर्ब के साथ, बी की स्पेशली कोई कॉन्जुगेटेड फॉर्म होती है, तो फिर वो हमारे पास पैसिव बन जाता है। जिस तरह मैरी थ्रू द बॉल टू विलियम्स, यहाँ पे मैरी जो है सब्जेक्ट है, थ्रू वर्ब है जो एक्टिव वॉइस में है, और विलियम्स जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वही बात है कि बॉल यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और विलियम्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द बॉल वॉज थ्रोन टू विलियम्स बाय मैरी। अब यहाँ पे देखें कि वो जो बॉल है, चूँकि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो शुरू में आ गया, द बॉल वॉज थ्रोन टू विलियम्स बाय मैरी। और इसमें ये पैसिव कैसे बना कि हमने थ्रोन कर दिया है उसको। देखिए बी की कॉन्जुगेटेड फॉर्म है वॉज, जो वर्ब बी है उसकी कॉन्जुगेटेड फॉर्म हमारे पास वॉज आ गई, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थ्रो की जो है वो थ्रोन है तो वो आ गई, और इस तरह जो है हमारे पास पैसिव बन गया। इसी तरह विलियम्स वॉज थ्रोन द बॉल बाय मैरी, तो यहाँ पे ये भी एक तरीका है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने जो है अगर सब्जेक्ट की जगह पे लाना है और पैसिव बनाना है तो तब भी हम उसी तरह बना सकते हैं कि बी की जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म है वॉज उसका लगाया, और फिर थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब थ्रो हमने लगाई, तो ये भी पैसिव हमारे पास बन गई। तो दिस इज़ एक्टिव वर्सेस पैसिव वॉइस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक। नाउ लिंकिंग और कॉपुलर वर्ब्स। A linking verb is any verb, dynamic or stative, that directly connects or links the sentence's subject to other words in the sentence. For example, Garfield is a cat. अब देखिए लिंकिंग वर्ब क्या होती है जी, ये डायनामिक भी हो सकती है वर्ब या स्टैटिव भी हो सकती है, लेकिन इसका मकसद जो है नाम से ही ज़ाहिर है कि इट डायरेक्टली कनेक्ट्स और लिंक्स द सेंटेंसेस सब्जेक्ट टू द वर्ड्स इन द सेंटेंस। ये सब्जेक्ट और बाकी जो अल्फाज होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। ये वो वर्ब है जो हम इस्तेमाल करते हैं एज ब्रिज या एज अ लिंक या एज अ कनेक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। मिसाल के तौर पे गारफील्ड इज़ अ कैट, तो यहाँ पे गारफील्ड और अ कैट जो है, हियर गारफील्ड एंड अ कैट आर द सेम थिंग, सो इज़ एक्ट्स एज अ लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब इज़ है, क्यों? क्योंकि गारफील्ड और अ कैट ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक ही सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं दोनों वर्ड्स। सो गारफील्ड और अ कैट दोनों चूँकि एक ही सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, और दरमियान में इनके जो जोड़ रहा है, जो वर्ड इनको जो लिंक कर रहा है वो है इज़। तो इज़ एक्टिंग as a linking verb here in this very specific example. A linking verb also known as copula or copular verb. Linking verbs को और क्या कहते हैं जी? Copular verbs. A linking verb also known as copula or copular verb in formal linguistics connects the subject not just to other nouns and adjectives but also to prepositional phrases and other verbs in the infinitive form. तो देखिए कि ये जो इन्फिनेटिव फॉर्म होती है ये टू फॉर्म होती है वर्ब की, जिसके साथ हम टू लगाते हैं, जिस तरह टू वॉक, टू टॉक, टू टीच, टू लर्न। तो इसमें देखें कि ना सिर्फ लिंकिंग वर्ब जो होती है, एक लिंकिंग वर्ब जो होती है वो ना सिर्फ सब्जेक्ट को बाकी नाउन्स या एडजेक्टिव्स के साथ मिलाती है जुमलों में, बल्कि बट ऑल्सो टू द प्रपोजिशनल फ्रेजेस, ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस के साथ भी मिलाती है, और दूसरी वर्ब्स के साथ भी मिलाती है जो इन्फिनेटिव फॉर्म के अंदर हमारे पास मौजूद होती हैं एक सेंटेंस के अंदर। तो लिंकिंग वर्ब्स का जो मेन मकसद है वो कनेक्शन है, नाम से ही ज़ाहिर है, और कॉपुलर वर्ब्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। Although the verb be is the most used linking verb in English, other linking verbs like seem and become are also common. तो be या इसकी जो conjugated जो different forms हैं be की, वो हमें देखने को मिलती हैं अगरचे एज लिंकिंग वर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज में या अंग्रेज़ी ज़ुबान में, लेकिन जो इसके अलावा बाकी वर्ब्स हैं जी लिंकिंग वर्ब्स के तौर पे जो इस्तेमाल होती हैं वो seem है और become है, ठीक है। तो ये भी आम है इस्तेमाल में, आम इस्तेमाल होती हैं। गारफील्ड इज़ इन द किचन, गारफील्ड वही कैट की मिसाल दी जा रही है। गारफील्ड बिकेम फैट बाय ईटिंग लजानिया,
और गारफील्ड सीम्स टू हेट मंडेज। तो यहाँ पे देखें कि सीम का इस्तेमाल हुआ है, बिकेम जो बिकम की पास्ट फॉर्म है उसका इस्तेमाल हुआ है, और ऊपर डायरेक्टली जो है वो बी की क्या कहते हैं कॉन्जुगेटेड फॉर्म है, द वर्ब बी की कॉन्जुगेटेड फॉर्म है इज़, वो यूज़ हुई है पहले एग्जांपल में, गारफील्ड इज़ इन द किचन। तो यहाँ पे देखें कि पहले में इज़ लिंक कर रहा है गारफील्ड को इन द किचन जो कि प्रपोजिशनल फ्रेज है उसके साथ। इसी तरह गारफील्ड बिकेम फैट बाय ईटिंग लसानिया, तो यहाँ पे बिकेम बीच में जो है लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और सीम्स, गारफील्ड सीम्स टू हेट मंडेज, यहाँ पे सीम्स जो है वो लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो है वो इसमें देखें कि इन्फिनेटिव भी यूज़ हुआ है, इन्फिनेटिव वर्ब जो कि है टू हेट, ठीक है। Likewise, perception verbs are often linking verbs as well, but only when they describe what is being perceived. तो perception verbs जो हैं जिस तरह जो हमारे पास 5 सेंसेस हैं उनसे जो भी हम काम लेते हैं, ये जो भी काम करते हैं, उनको फिर जो है वो हम कहते हैं परसेप्शन। तो perception verbs आर ऑल्सो लिंकिंग वर्ब्स एज वेल, उनको भी लिंकिंग वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तभी, सिर्फ तभी when they describe what is being perceived। लेकिन जब वो बता रहे होते हैं, हमें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो वर्ब्स कि क्या चीज़ परसीव की जा रही है, किस चीज़ को महसूस किया जा रहा है। द माइल्ड सॉस ऑल्सो टेस्ट स्पाइसी, तो वो जो सॉस है, वो चटनी जो है वो भी क्या है कि स्पाइसी टेस्ट कर रही है। बर्ड्स लुक हैप्पी व्हेन द सन कम्स आउट, तो बर्ड्स लुक हैप्पी मतलब जब आपका लुक से मतलब या टेस्ट से मतलब वाकई में ये है कि टेस्ट करना, चखना, तो फिर क्या होगा कि ये यहाँ पे एज लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल होगी। और नीचे देखें दूसरी एग्जांपल में बर्ड्स लुक हैप्पी, तो यहाँ पे लुक का मतलब है कि दिखना, ठीक है। तो बर्ड्स जो है वो खुश दिखते हैं जब सूरज निकलता है। तो देखें कि यहाँ पे अगेन लुक और टेस्ट, ये दो जो है परसेप्शन वर्ब्स यूज़ हुई हैं और ये लिंकिंग वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल हुई हैं। लेकिन क्यों इनको लिंकिंग वर्ब्स हम कहेंगे? क्योंकि ये वाकई में इन्हीं मीनिंग्स में इस्तेमाल हुई हैं, चखने के और देखने के। Regular versus irregular verbs. Now this is also very important concept in English language or in English linguistics, ठीक है, that is the science of language. तो verbs have different forms to show different uses, such as an action that happened in the past or an action that happens continuously. Normally these forms follow the same patterns of conjugation so that you can use the same rules on all verbs. Verbs that use normal forms are regular verbs. तो देखें वर्ब्स जिनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट इस्तेमालात के लिए, जिस तरह एक्शन जो पास्ट में हो रहा है, एक्शन जो बार बार हो रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है, मुस्तकिल तौर पर हो रहा है, तो इनके लिए नॉर्मली दीज फॉर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न्स ऑफ कॉन्जुगेशन। तो इनकी जो कॉन्जुगेशन है, डिफरेंट जो फॉर्म्स बनाई जाती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो सेम पैटर्न्स होते हैं। जब सेम पैटर्न्स होते हैं उनमें हमें दिखता है कि किस रूल के तहत एक वर्ब दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, क्या उसके साथ हम एडिशन करते हैं, क्या चेंज करते हैं कि वो दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है, तो फिर जो है उसको हम फिर रेगुलर वर्ब कहते हैं। सो दैट यू कैन यूज़ द सेम रूल्स ऑन ऑल वर्ब्स। तो उन रूल्स को हम फिर सारी वर्ब्स पे अप्लाई करते हैं जो भी उस तरह की होती हैं, जो भी रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं, और वो फिर दूसरी फॉर्म्स हमारे पास निकल के आ जाती हैं। वर्ब्स दैट यूज़ द नॉर्मल फॉर्म्स आर रेगुलर वर्ब्स। वो जो नॉर्मल फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं जी, ठीक है, वर्ब्स के साथ या वर्ब्स करती हैं जिनको इस्तेमाल, तो वो रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। अनफॉर्चुनेटली सम वर्ब्स डोंट वांट टू प्ले बाय द रूल्स। कुछ जो है वर्ब्स वो चेंज डिफरेंटली होती हैं। अब मैं एग्जांपल्स भी आपको दूंगा, अगर यहाँ पे हैं तो वही दूंगा, लेकिन अपने पास से भी कोशिश करूँगा कि आपको समझाने की कोशिश करूँगा रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में क्या डिफरेंस है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जो इरेगुलर वर्ब्स हैं वो वर्ब्स हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करती। They have their own unique forms with no pattern, specifically for the simple past tense and past participle forms. तो simple past tense second form of the verb जिसको हम कहते हैं जी, और past participle form third form of the verb को कहते हैं। तो इनके पास कोई जो है वो क्या कहते हैं पैटर्न्स नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि हम एक रूल के तहत ये डिसाइड कर पाएंगे जी, ये अगर जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये वर्ब है हमारे पास, तो इसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में या पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इस तरह चेंज किया जाएगा। तो ये इनके साथ होता है मसला। दीज आर द नोटोरियस इरेगुलर वर्ब्स। नोटोरियस मीन्स कि किसी बुरी वजह के बिना पे जो चीज़ या जो शख्स फेमस होता है, मशहूर होता है किसी बुरे काम की वजह से, तो उसको नोटोरियस कहा जाता है। तो ये इस वजह से जो है वो बदनाम
हैं irregular verbs and there are quite a few of them including the most common verb be, और be भी देखें कि irregular verb में आती है, irregular verbs की कैटेगरी में आती है कि ये भी जो है वो क्या कहते हैं, ये भी फॉलो नहीं करती सर्टेन रूल्स। टू मेक मैटर्स वर्स, इससे भी ज़्यादा बुरा बनाने के लिए, द ओनली वे टू लर्न हाउ टू यूज़ रेगुलर वर्ब्स इज़ टू स्टडी देम इन ऑल देयर फॉर्म। तो यही मेन बात है जी कि रेगुलर वर्ब्स को तो आप उस तरह कर सकते हैं ना कि ये रूल्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दूसरी वर्ब्स की फॉर्म्स निकल आएंगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन ये जो इरेगुलर वर्ब्स हैं सारा मसला ये बनाती है। इसमें ये होता है कि इनको आपने इसी तरह सीखना होता है जिस तरह वो इस्तेमाल होती है। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि जी हम जो है ना किसी रूल को अप्लाई करें और वो हमारे पास सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हमारे पास वर्ब्स आ जाएं। तो इसमें उनको उसी तरह याद करना पड़ता है क्योंकि बहुत डिफरेंट होती हैं वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। On the bright side, we explain the best ways to memorize irregular verbs, but first you'll want to learn the standard verb forms of the majority regular verbs below. तो देखें ये है कि ये बात की जा सकती है जी कि इरेगुलर वर्ब्स को किस तरह याद किया जाए, लेकिन जो स्टैंडर्ड वर्ब फॉर्म्स या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैं उनको रेगुलर वर्ब्स की याद करना जो है वो ज़रूरी है और उसी पे चलते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल इसकी दे देता हूँ रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब की, कि देखिए रेगुलर वर्ब जिस तरह हमारे पास टीच है, सॉरी वॉक है, वॉक ये टॉक है, तो वॉक की सेकंड फॉर्म बनती है वॉक्ड और थर्ड फॉर्म बनती है वॉक्ड, ठीक है, WALKED। इसी तरह टॉक की भी टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। लेकिन देखें कि कुछ वर्ब्स इस तरह की हैं जो फिर चेंज हो जाती है, जिस तरह हम कहते हैं कि जो है वो टीच, अब टीच की देखें टॉट, टॉट। इसी तरह गुड, सॉरी गुड नहीं बल्कि गुड तो जो है वो एडजेक्टिव है। तो इसमें वर्ब जो है वो एक और इस तरह की होगी कि हम कहते हैं कैच, कॉट, कॉट हो गया। इसी तरह केम, देखें अब ये देखें कम, केम, कम की जो है वो सेकंड फॉर्म केम है और फिर कम है, तो ये भी इरेगुलर वर्ब है। तो इस तरह की जो वर्ब्स हैं जी जो जिनमें रेगुलरिटी नहीं है, जिनमें एक ही रूल अप्लाई नहीं होता, एक ही रूल से हम जो है वो उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं निकाल सकते, तो वो इरेगुलर वर्ब्स कहलाती है। लेकिन वो वर्ब्स जिनके ऊपर कोई रूल को अप्लाई करके हम सेकंड और थर्ड फॉर्म निकाल लेते हैं तो वो रेगुलर वर्ब्स कहलाती है। दिस इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशली फॉर 9th ग्रेडर्स या 10th में जो है या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी विद पेशेंस। प्लीज़ do subscribe to my channel and do like this video, share this video with your friends। और इसमें मुझे ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ और बार बार रिपीट करता हूँ कि ऑनेस्ट फीडबैक मुझे चाहिए। बताइए कि इस वीडियो में अगर कोई मसला है, इसकी कोई समझ नहीं आई, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। और साथ साथ मुझे बताएं कि क्या बेहतर हो सकता है, कौन सी सजेशंस आपके पास हैं, कौन सी तजावीज़ आपके पास हैं, किस तरह से इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाया जाए, आसान बनाया जाए, और इनको जो है वो आने वाली वीडियोस में कौन से टॉपिक्स सेलेक्ट करूँ मैं उनके लिए और किस तरह से आपको समझाऊँ। सो मेथड पे अगर कोई एतराज़ है या उसके बारे में कोई बात करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ काइंड्स ऑफ या बोथ टाइप्स ऑफ फीडबैक्स आर वेलकम। और थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा इसी वर्ब की सीरीज़ में, और वर्ब के अभी बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं तो वो सारे उन पे मैं जो है वो वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह, और फिर आपसे फीडबैक इसी तरह लेता रहूँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।